हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम बिसमोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से मौलिक अधिकार को जाना जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि मौलिक अधिकार की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से लिया गया है और यह भारतीय संविधान के भाग 3 में दर्शाया गया है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह भारतीय संविधान के भाग 3 में दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निष्क्रिय गैसों का वर्ग है, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी 18 है। आपको हमेशा याद रखना है कि निष्क्रिय गैसों का वर्ग 18 है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रकृति में 6 निष्क्रिय गैस मिलते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि प्रकृति में 6 निष्क्रिय गैस पाए जाते हैं। और 6 गैसों के नाम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। ये आपको हमेशा याद रखना है। 6 गैस के नाम हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दूध से दही बनने के लिए कौन उत्तरदायी है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है जीवाणु। ये आपको हमेशा याद रखना है। दूध से दही बनने के लिए जीवाणु उत्तरदायी होता है। ये आपको हमेशा याद रखना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह जो बैक्टीरिया होता है वह दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, और इस प्रक्रिया के दौरान दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओजोन परत किसे पृथ्वी पर आने से रोकती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों को। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ओजोन परत पृथ्वी पे पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओजोन परत पृथ्वी के संताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, उसके निचले भाग में पृथ्वी के सतह से लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि स्ट्रेटोस्फीयर में पृथ्वी के सतह से लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक पाई जाती है। और इसका खोज 1913 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लिटमस को खाली स्थान से निष्कर्षित करते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी लाइकेन से। ये आपको हमेशा याद रखना है कि लिटमस को लाइकेन से निष्कर्षित करते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे हम यह भी पता लगा सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि लिटमस से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, और इससे पहचान हो जाती है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी पूर्णिमा को। ये आपको हमेशा याद रखना है कि चंद्र ग्रहण जब भी लगता है वह दिन पूर्णिमा का होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है 0.03%। ये आपको हमेशा याद रखना है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% पाई जाती है। ये आपको हमेशा याद रखना है।
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी वर्ष 1917 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि रूसी क्रांति की शुरुआत वर्ष 1917 ईस्वी को हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 1,71,25,191 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि रूस का क्षेत्रफल 1,71,25,191 वर्ग किलोमीटर है। और उस समय रूस में सम्राट को जार के नाम से जाना जाता था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। कई बार एग्जाम में आता है कि रूस में सम्राट को क्या कहा जाता है, तो आपको आंसर बताना होता है जार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी वर्ष 1922 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक 1922 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए 30 दिसंबर 1922 ईस्वी को स्थापित किया गया था। डेट वाइज याद रखिएगा कि 30 दिसंबर 1922 ईस्वी को स्थापित किया गया था। और इसे शॉर्ट में USSR के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक को USSR के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी ए व बी दोनों। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एंगेलस और कार्ल मार्क्स द्वारा वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत एंगेलस और कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि आंसर बताने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चीनी क्रांति का नायक कौन थे? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी सन्यात सेन। ये आपको हमेशा याद रखना है। चीनी क्रांति के नायक सन्यात सेन है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि चीनी क्रांति की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि चीनी क्रांति की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी। बहुत बार एग्जाम में आता है चीनी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बताना होता है 1911 ईस्वी में। और सन्यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना 1905 ईस्वी में की थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि सन्यात सेन ने तुंग मेंग दल की स्थापना 1905 ईस्वी में की थी, और उसी दल के बदौलत चीनी क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1949 ईस्वी। आपको हमेशा याद रखना है चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना वर्ष 1949 ईस्वी में हुई। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को चीनी के जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। डेट वाइज याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को चीनी के जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी तुर्की। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यूरोप के मरीज के नाम से तुर्की को जाना जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि तुर्की की राजधानी अंकारा है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि तुर्की की राजधानी अंकारा है। और यह संसार का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, यह संसार का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
फासिज्म के जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है मुसोलिनी को। ये आपको हमेशा याद रखना है कि फासिज्म के जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है हिटलर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हिटलर द्वारा एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर द्वारा दिया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1989 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1989 ईस्वी को हुआ था, तथा इनका निधन 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, हिटलर का निधन 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को हुआ था। और यह जर्मनी के शासक थे जिन्होंने 1933 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक शासन किए। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इन्होंने 1933 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है दोस्तों, और हिटलर को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर को सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी, ये सभी। आपको हमेशा याद रखना है कि त्रिकूट का निर्माण इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी द्वारा मिलकर एक यूनियन बनाया गया था, और उस यूनियन को त्रिकूट नाम दिया गया था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और इसका निर्माण 1882 ईस्वी में किया गया था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इन तीनों देशों द्वारा त्रिकूट का निर्माण 1882 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है कि त्रिकूट के अंतर्गत इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी आते थे। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। आपको हमेशा याद रखना है कि जर्मनी, जापान और अमेरिका मित्र राष्ट्र में शामिल था। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जर्मनी, जापान और अमेरिका मित्र राष्ट्र में शामिल था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी, 1789 ईस्वी में। ये आपको हमेशा याद रखना है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 ईस्वी में हुई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह क्रांति 1789 ईस्वी से 1799 तक चली थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि यह क्रांति 10 सालों तक 1789 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक चली थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है लौह एवं रक्त नीति का। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क द्वारा लौह एवं रक्त नीति का अवलंबन किया गया था, अनुसरण किया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में हुआ था, तथा इनका निधन 30 जुलाई 1898 ईस्वी में हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इनका निधन 30 जुलाई 1898 ईस्वी में हुआ था। ये आपको हमेशा याद रखना है। और इन्हें ओटो फॉन बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इन्हें ओटो फॉन बिस्मार्क के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास है आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी, सामवेद। आपको हमेशा याद रखना है कि सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सामवेद गाने वाले विशेषज्ञों को
उद्गाथा कहा जाता है। ये भी कई बार एग्जाम में आता है। सामवेद गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना होता है उद्गाथा। ठीक है दोस्तों, और वेदों की संख्या 4 है, ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि वेदों की संख्या 4 है। आयुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों के चारों वेद हैं, ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।